स्वागत है सभी का, अभिनंदन है। अब देखो मित्रों, स्टार्ट करते हैं हम। मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल, नमस्कार विनोद जी, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। अनुष्का जी शर्मा, स्वागत आपका भी। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई मित्रों। और स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को ही। इसकी स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे इसके भूरेलाल भैया। उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया, ये इसके उपाध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बढ़ रहे मित्रों, ये है 1938 में हुई थी। 24 अप्रैल को माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। अध्यक्ष इसके बलवंत सिंह मेहता थे और उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया। अब देखिए मित्रों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के कुछ समय पश्चात ही इस प्रजामंडल को देखिए 24 सितंबर 1938 को, 24 सितंबर 1938 को है इसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। इसे अवैध घोषित कर दिया जाता है मेवाड़ सरकार द्वारा। 24 सितंबर 1938 को इसे अवैध घोषित कर दिया जाता है, निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। और यह अवैध घोषित किया था, यहां का प्रधानमंत्री था धर्म नारायण। प्रधानमंत्री कौन था? मेवाड़ सरकार का प्रधानमंत्री था धर्म नारायण। तो मेवाड़ सरकार के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे 24 सितंबर 1938 को इसे मेवाड़ प्रजामंडल को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। और जो माणिक्यलाल वर्मा है इसे राज्य से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा को राज्य से निष्कासित कर दिया। केसी देव जी, बिजोलिया प्रजामंडल नहीं, बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो 24 सितंबर को इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया। इसके पश्चात देखिए ओम प्रकाश जी, मैं बता दूं आपको, पुराने वीडियो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, वो आपको श्रीराम ईडीयू ऐप पर मिलेंगे। सभी मित्र जो नए हैं वो देख ले एक बार, श्रीराम ईडीयू ये एक ऐप है मित्रों। ये ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, श्रीराम ईडीयू ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। इसके पश्चात इस ऐप के माध्यम से आप ऐप कोर्स खरीद सकते हैं, कला संस्कृति का खरीद सकते हैं, जियोग्राफी खरीद सकते हैं, हिस्ट्री का ऐप कोर्स खरीद सकते हैं, आप पॉलिटी खरीद सकते हैं, या सभी है वो सभी ऐप कोर्स आप मिक्स में भी खरीद सकते हैं। तो ऐप कोर्स के माध्यम से आपके जितने भी सारे वीडियो है वो आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके आप अपना ऐप कोर्स खरीद कर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो श्रीराम ईडीयू ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। इसके पश्चात आपको है जो भी पीछे क्लास देखनी है आपको, वो है ऐप कोर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लेना, इस ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, यहां पर है माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है। डीजे विकास राठौड़ बीकानेर, स्वागत है। तो यहां पर देखिए इन्हें निष्कासित कर दिया और ये कहां पर चले गए? अजमेर चले गए। कहां पर चले गए? अजमेर में। माणिक्यलाल वर्मा कहां चले गए? अजमेर में चले गए मित्रों। अजमेर चले जाते हैं यहां पर, और अजमेर से ही मित्रों माणिक्यलाल वर्मा है मेवाड़ सरकार के विरुद्ध यहां पर अभियान चलाते हैं। और मेवाड़ सरकार के विरुद्ध, मेवाड़ महाराणा के विरुद्ध है एक पुस्तक लिखते हैं अजमेर से ही, मेवाड़ का वर्तमान स्वरूप। मेवाड़ का वर्तमान स्वरूप, ये पुस्तक किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है भाई मित्रों। मेवाड़ का वर्तमान स्वरूप जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा को जब मेवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है
तो ये कहां चले जाते हैं, अजमेर चले जाते हैं। उसके पश्चात अजमेर में मित्रों, हाँ, अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान स्वरूप एक पुस्तक लिखते हैं, जिसमें प्रेजेंट समय का अर्थात उस समय का तत्कालीन समय का जो मेवाड़ था, हाँ, उस मेवाड़ का उल्लेख किया गया है। मेवाड़ महाराणा के द्वारा किस प्रकार के जो लाग बाग लगाए गए थे उसका उल्लेख किया इसमें। तो मेवाड़ का वर्तमान स्वरूप पुस्तक इसमें लिखी, और मेवाड़ से अपना जो सत्याग्रह था उस अजमेर से ही अपना जो सत्याग्रह था उसको बढ़ावा दिया था। अजमेर से ही जो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन्होंने है यहीं से स्टार्ट की थी माणिक्यलाल जी ने। अब देखिए मित्रों, ये अजमेर से ही जब यहाँ पर क्रांतिकारी सत्याग्रह कर रहे थे, इसी समय इनके विरुद्ध मेवाड़ सरकार के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। हाँ, तो इसी समय देखिए मित्रों, ये जब एक स्थान था देवली, जो टोंक में पड़ता है, देवली के पास एक गांव पड़ता है उंजा गांव, देवली के पास उंजा गांव पड़ता है। इस देवली के पास जो उंजा गांव है वहां से माणिक्यलाल जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। देवली के पास से है, हाँ, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, हाँ, डीजे विकास जी रुक जाओ अब तुम। हाँ, देवली के पास से इन्हें क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और इसके पश्चात, हाँ, देवली टोंक में पड़ता है, इसके पश्चात इन्हें है कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया। माणिक्यलाल जी को है मेवाड़ विरोधी होने के कारण देवली के पास से है गिरफ्तार कर लिया गया था उंजा गांव से, और कुंभलगढ़ दुर्ग में इन्हें रखा गया था। इन्हें 2 वर्ष की क्या दी मित्रों, सजा दी। कितने दी, 2 वर्ष की इनको सजा सुनाई गई थी, 2 वर्ष की इन्हें सजा सुनाई। लेकिन इनका जो स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसकी वजह से है 8 जनवरी इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में जो गिरफ्तार किया था वो 2 फरवरी 1939 को, 2 फरवरी 1939 को इन्हें गिरफ्तार किया था। 8 जनवरी 1940, 8 जनवरी 1940 को इन्हें है रिहा कर दिया गया। इन्हें है रिहा कर दिया कब, 8 जनवरी 1940 को इन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, आगे देखिए। अब देखिए 1940 में मेवाड़ का एक नया प्रधानमंत्री बनता है। धर्मनारायण के स्थान पर नया प्रधानमंत्री आता है। देखिए, धर्मनारायण के स्थान पर नया प्रधानमंत्री आता है टी विजय राघवाचारी। टी विजय राघवाचारी, मेवाड़ का नया प्रधानमंत्री कौन बन जाता है, टी विजय राघवाचार्य। और ये टी विजय राघवाचार्य वापस है जो फरवरी 1941 में, लगभग 8 फरवरी बताई जाती है, 8 फरवरी 1941 में इन्हें वापस मान्यता दे देता है। 8 फरवरी 1941 को प्रजामंडल को मान्यता देता है, प्रजामंडल को वापस मान्यता देता है कौन, अर्थात धर्मनारायण के स्थान पर जो नया प्रधानमंत्री बना मेवाड़ का, कौन, टी विजय राघवाचारी। उसने 8 फरवरी 1941 को है यहां पर है प्रजामंडल को मान्यता देती है यहां पर। और ये एक प्रजामंडल की क्या है, जीत ही मान जाते हैं। यहां पर एक प्रजामंडल की एक जीत मानी गई थी कि प्रजामंडल ने अपनी क्या है, मान्यता सिद्ध कर ली है। अब इसके बाद में देखिए, अब वापस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इतना देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल हमने स्टार्ट किया है। हाँ, पदम जी, राम राम जी। देखिए, माणिक्यलाल वर्मा ने स्थापना की थी, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया थे। 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ सरकार ने इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया था, और इसके पश्चात माणिक्यलाल वर्मा को है मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। ये अजमेर जाते हैं, अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान स्वरूप पुस्तक लिखते हैं, मेवाड़ महाराणा के विरुद्ध, मेवाड़ सरकार के विरुद्ध। इसके पश्चात मेवाड़ में मेवाड़ विरोधी भावना होने के कारण इनको है 2 फरवरी 1939 को है देवली के पास उंजा गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन्हें 2 वर्ष की कारावास की सजा होती है। लेकिन जेल में स्वास्थ्य खराब होने के कारण माणिक्यलाल जी को 8 जनवरी 1940 को रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में 1940 में नया प्रधानमंत्री बनता है धर्मनारायण के स्थान पर कौन, टी विजय राघवाचारी, जो 8 फरवरी 1941 को प्रजामंडल को मान्यता दे देता है। तो इतना हमने किया मित्रों, एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट्स का। चले आगे।
हाँ, अब देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है मित्रों माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में होता है। राम राम जी, ढानी वाले चौधरी जी, राम राम। प्रथम अधिवेशन हुआ था 25-26 नवंबर 1941। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 25-26 नवंबर 1941 को। किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्षता वही वर्मा जी ने किसकी? माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को माणिक्यलाल वर्मा के अध्यक्षता में हुआ था। और इस प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन समारोह में एक नेता आए थे, भारत के राष्ट्रीय नेता थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी है वो राष्ट्रीय नेता थे, वो उद्घाटन में आए थे। इसके अलावा इसी अधिवेशन के समय एक खाद्य प्रदर्शनी लगाई गई थी, एक खाद्य प्रदर्शनी लगाई गई थी मित्रों। और उस खाद्य प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया था, इस खाद्य प्रदर्शनी का उद्घाटन वो किया था विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित ये यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष थे मित्रों। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। और इसने यहां पर खाद्य प्रदर्शनी का क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है अजय जी, विकास जी रुकिए थोड़ा बहुत। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। हाँ मित्रों देखिए एक बार वापस देखिए, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। हाँ सभी मित्र लाइव आइए वापस। अब देखिए मित्रों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इस प्रजामंडल ने भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन ने क्या लिया था? भाग लिया 1942 में। और क्रांतिकारियों को यहां पर गिरफ्तारियां देनी पड़ी थी, यानी प्रजामंडल के जो सदस्य थे, तो प्रजामंडल के जो सदस्य थे, प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, उन्होंने गिरफ्तारियां दी थी। हाँ, और महिलाओं ने भी यहां पर मित्रों देखिए माणिक्यलाल की जो पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा, और एक थी भगवर्मा और भगवती देवी विश्नोई के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या दी थी? यहां पर गिरफ्तारियां की दी थी। हाँ, अब देखिए मित्रों 31 दिसंबर 1945 व 1 जनवरी 1946, 31 दिसंबर 1945 व 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का सम्मेलन चल रहा था। तो उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, देशी राज्य लोक परिषद का जो सम्मेलन हुआ था, यह राज्य का प्रथम सम्मेलन था, राज्य में प्रथम, अर्थात अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का यह वैसे तो छठा सम्मेलन था, वैसे तो छठा सम्मेलन था, लेकिन राज्य में कौन सा था? यह प्रथम सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नेहरू ने किसने की थी? पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा शेर-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला भी इस सम्मेलन में आए थे। शेर-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला भी इसमें आए थे। और देखो मैंने आपको बताया था जब बीकानेर रियासत बढ़ाई थी, बीकानेर प्रजामंडल बढ़ाया था, उस समय बताया था। देखिए इसी सम्मेलन में पंडित नेहरू ने बीकानेर शासकों के बारे में क्या कहा था कि जिस राज्य में
या जिस शासक के द्वारा, जिस राज्य के शासकों के द्वारा विवाह की जो कुमकुम पत्री होती है वो भी राज्य से सेंस करवानी पड़ती है। वहां का जो शासक है वो कोई इंसान नहीं, वो तो कोई हैवान है। तो बीकानेर शासकों के बारे में इसी सम्मेलन में पंडित नेहरू ने कहा था कि जहां पर विवाह की कुमकुम पत्री भी है राज्य से सेंसर करवानी पड़ती है, तो वहां का शासक है वो इंसान नहीं, वो तो हैवान है। तो बीकानेर शासकों के बारे में इसी सम्मेलन में ये बात कही थी। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पंडित नेहरू ने यहाँ पर क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। कश्मीर का पीएम शेख अब्दुल्ला आया था, जिसे शेरे कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, वो भी इसमें आया था। इसके पश्चात देखिए मित्रों, मार्च 1947 में यहाँ पर के.एम. मुंशी को राज्य का जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। राज्य की तरफ से संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त हुए के.एम. मुंशी और राज्य के दीवान नियुक्त हुए थे। टी विजय राघवाचार्य के स्थान पर नए प्रधानमंत्री आ गए थे, राव मनोहर सिंह एक नए प्रधानमंत्री आ गए थे। इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में है मित्रों, यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो यहाँ पर है मित्रों, जो मेवाड़ शासक थे भोपाल सिंह, उन्होंने जो प्रजामंडल के जो दो सदस्य थे, प्रजामंडल के दो सदस्य कौन थे देखिए, एक तो थे मोहनलाल सुखाड़िया और एक थे हीरालाल कोठारी। मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी, इन दोनों को है अपने मंत्रिमंडल में क्या किया, शामिल किया और उत्तरदायी शासन की स्थापना की। तो स्वतंत्रता के पश्चात मेवाड़ के जो मेवाड़ शासक थे भोपाल सिंह, उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को है अपने मंत्रिमंडल में, यानी प्रजामंडल के सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और उत्तरदायी शासन की क्या किया, यहाँ पर स्थापना की थी। तो ये आपका मेवाड़ प्रजामंडल है, जिसको आगे देखिए एक बार प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को माणिक्यलाल वर्मा जी की अध्यक्षता में हुआ था उदयपुर में। और उदयपुर में हुआ था कहां पर, ये शाहपुरा की हवेली। कौन सी हवेली में हुआ था, शाहपुरा हवेली में हुआ था। शाहपुरा हवेली पड़ती है उदयपुर में। ठीक है, उद्घाटन जे.बी. कृपलानी ने किया था, जो झंडा समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। खाद्य प्रदर्शनी यहाँ पर है मित्रों, लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन है विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था, जो यूएनओ में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रजामंडल ने भाग लिया था। महिलाओं ने भी नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई के नेतृत्व में गिरफ्तारियां दी थी। 31 दिसंबर 1945, 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 6वां सम्मेलन और वैसे राजस्थान में प्रथम सम्मेलन हुआ था उदयपुर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। ठीक है, मार्च 1947 में के.एम. मुंशी है वो संवैधानिक सलाहकार बने राज्य के, और इस राज्य के दीवान के पद पर नियुक्त हुए थे। बिल्कुल सलेटिया मैदान था। बिल्कुल स्वतंत्रता के बाद मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को प्रजामंडल की तरफ से है मंत्री बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर है उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। मेवाड़ के बाद में एक चलते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, तो अलवर में मित्रों जो जनजागृति का जनक है, यहां पर अलवर में जनजागृति का जनक वो है हरिनारायण शर्मा। कौन है, हरिनारायण शर्मा। अलवर में जनजागृति का जनक किसे कहते हैं, हरिनारायण शर्मा को अलवर में जनजागृति का जनक कहते हैं। इसने मित्रों यहां पर निम्न जातियों के लिए है अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। देखो, इसी हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता, अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ, हरिजन संघ वह वाल्मीकि संघ की स्थापना की। वह वाल्मीकि संघ की स्थापना किसने की थी, हरिनारायण संघ ने। तो इसने
हरिनारायण शर्मा है। इस हरिनारायण शर्मा ने मित्रों अलवर में निम्न जातियों के लिए यहाँ पर जो अपने मंदिर थे वो मंदिर भी खोले थे उनके लिए, निम्न जातियों के उद्धार के लिए। इसने निम्न जातियों के उद्धार के लिए अस्पृश्यता निवारण संघ, हरिजन संघ और वाल्मीकि संघ की क्या की थी, स्थापना की थी। और यह ध्यान में रखना मित्रों, इसी का जो अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना है, यह स्थापना हुई थी 1938 में। कब हुई थी? अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिनारायण शर्मा ही थे, इन्होंने की थी, हरिनारायण शर्मा। अलवर प्रजामंडल, हाँ बिल्कुल, दलितों को मंदिर में प्रवेश दिया गया था। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कब हुई थी? 1938 में हरिनारायण शर्मा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट बात, अलवर प्रजामंडल ने भी मित्रों जो विश्व युद्ध हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस भारत छोड़ो आंदोलन में इसने भाग नहीं लिया था। अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मित्रों, जयपुर के बाद ऐसा दूसरा प्रजामंडल, हाँ जयपुर के बाद में ऐसा दूसरा प्रजामंडल जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो कौन सा है? अलवर है। ये ध्यान रखना मित्रों, ठीक है ना। तो अलवर प्रजामंडल ने भी है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। हालांकि आगे कई राजनेताओं ने भाग लिया था, लेकिन प्रजामंडल है इसने भाग नहीं लिया था। प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है, अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, वो प्रथम अधिवेशन है मित्रों 1944 में। कब हुआ था? 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में, इसके पश्चात देखिए मित्रों यहां पर भी है, अलवर का शासक तेज सिंह था। हाँ, तेज सिंह ने है मित्रों यहां पर है अलवर में उत्तरदायी शासन की घोषणा की थी, लेकिन है अलवर शासक तेज सिंह पर महात्मा गांधी की हत्या का है आरोप लगाते हुए उन पर शंका की गई थी। और उसके पश्चात है 2 फरवरी 1948 को है अलवर का शासन है वो भारत सरकार ने संभाल लिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर उत्तरदायी शासन की घोषणा तो कर दी थी किसने? तेज सिंह ने, लेकिन तेज सिंह की है महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में उन पर शंका की गई और भारत सरकार ने है अलवर का शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया 2 फरवरी 1948 को। तो ये आपका है अलवर प्रजामंडल। छोटा सा देखिए एक बार, हरिनारायण शर्मा है जनजागृति का जनक था, जिसने दलितों के लिए यहाँ पर है अस्पृश्यता निवारण संघ, हरिजन संघ, वाल्मीकि संघ की स्थापना की। और अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये 1938 में हरिनारायण शर्मा ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में इस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। प्रथम अधिवेशन भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में 1944 में हुआ था। ठीक है, एक छोटा सा है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल, इसकी स्थापना भी कब हुई थी मित्रों? 1938 में। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी रमेश चंद्र व्यास ने। किसने की थी? रमेश चंद्र व्यास ने। रमेश चंद्र व्यास ने इसकी स्थापना की थी। बिल्कुल अंशिका जी भरपूर बढ़ा देंगे। रमेश चंद्र व्यास ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष बने अभय सिंह डांगी। अभय सिंह डांगी क्या बने? इसके अध्यक्ष बने। अभय सिंह डांगी को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए मित्रों, जो शाहपुरा प्रजामंडल है, इस शाहपुरा प्रजामंडल को आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना है शाहपुरा प्रजामंडल में हुई थी। और शाहपुरा प्रजामंडल में जो शासक थे सुदर्शन देव है, उन्होंने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। और यहां पर ध्यान में रखना, शाहपुरा प्रजामंडल का है वहां के शासक सुदर्शन देव ने विरोध भी नहीं किया था। यहां पर है प्रजामंडल का विरोध भी वहां के शासक ने नहीं किया था। इसलिए सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना यहीं पर हुई थी। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना, सबसे पहले
उत्तरदायी शासन की स्थापना पूछ लिया आपको। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना वो यहीं पर हुई थी मित्रों, सितंबर 1947 में है। आपको कई जगह 14 अगस्त 1947 में देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो सितंबर 1947 में सबसे पहले है, आपसे पूछ ले कि सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना है किस रियासत ने की थी? वो आपकी शाहपुरा रियासत थी। यहाँ का शासक था सुदर्शन देव। कौन था? सुदर्शन देव, जिसने गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में, गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में यहां पर सबसे पहले है उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, और गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में यहां पर है 1945 में संविधान निर्मात्री सभा का गठन भी किया गया था। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन में यहां पर इस शाहपुरा रियासत में हुआ था। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में। हाँ, तो शाहपुरा प्रजामंडल छोटा सा देखिए मित्रों, 1938 में रमेश चंद्र व्यास ने इसकी स्थापना की थी। अध्यक्ष अभय सिंह डांगी बने थे। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना सितंबर 1947 में शाहपुरा में हुई थी। यहाँ के शासक सुदर्शन देव ने प्रजामंडल का विरोध नहीं किया था। गोकुललाल असावा के नेतृत्व में यहाँ पर सबसे पहले है ये स्थापना हुई थी। ठीक है मित्रों, उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। तो ये आपका हो गया मित्रों शाहपुरा प्रजामंडल। लीजिए आराम से स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ेंगे मित्रों, एक पहले पढ़ लेते हैं भरतपुर। हाँ, भरतपुर प्रजामंडल। हाँ, भरतपुर प्रजामंडल की बात करें मित्रों, तो भरतपुर में जो जनजागृति है ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही भरतपुर सेवा संघ के द्वारा वहां पर है जनजागृति पैदा करने का कार्य चालू हो गया था। तो भरतपुर में मित्रों जो जनजागृति है ये असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर है, असहयोग आंदोलन के दौरान है यहाँ पर है जो जनजागृति का कार्य है स्टार्ट हो गया था। हाँ बिल्कुल, अब भरतपुर जाना होगा आपको। अब देखिए मित्रों, भरतपुर में देखो 1928 में यहाँ पर भरतपुर का शासक था एक कृष्ण सिंह। भरतपुर का शासक था एक किशन सिंह या कृष्ण सिंह। उस कृष्ण सिंह या किशन सिंह को हटा दिया और अंग्रेज सरकार ने भरतपुर का प्रशासक बना दिया लॉर्ड मैकेंजी को। लॉर्ड मैकेंजी को यहाँ पर भरतपुर का क्या बना दिया? प्रशासक बना दिया। तो इसलिए यहाँ पर मित्रों भरतपुर की जनता में यहाँ पर बगावत पर आ गई और ठाकुर देशराज के नेतृत्व में है यहाँ पर प्रजा संघ का गठन हुआ एक, जिसने यहाँ पर है ब्रिटिश का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार का प्रजा संघ ने विरोध किया। गोपीलाल यादव को उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए 1928 में यहाँ पर कृष्ण सिंह के स्थान पर, यहाँ के शासक कृष्ण सिंह या किशन सिंह थे। इस कृष्ण सिंह या किशन सिंह के स्थान पर है लॉर्ड मैकेंजी को। लॉर्ड मैकेंजी को, इस लॉर्ड मैकेंजी को क्या बना दिया? भरतपुर का प्रशासक बना दिया। जब भरतपुर का प्रशासक बना दिया तो यहाँ पर कृष्ण सिंह है वो भी बगावत पर आ गई और इसके स्थान पर है जो ठाकुर देशराज थे। कौन थे? देशराज। इस देशराज के नेतृत्व में, ठाकुर देशराज के नेतृत्व में है मित्रों यहाँ पर प्रजा संघ का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? प्रजा संघ का गठन हुआ। प्रजा संघ का गठन हुआ। ठाकुर देशराज के नेतृत्व में प्रजा संघ का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष है गोपीलाल यादव को बनाया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव क्या बने? इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके पश्चात देखिए मित्रों यहां पर है इनके द्वारा है ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया, लेकिन है आंदोलनकारियों को है यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां पर आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए मित्रों 1930 में, 1930 ईस्वी के आसपास भरतपुर में वापस जनजागृति पैदा की जाती है। भरतपुर में वापस जनजागृति, भरतपुर में वापस जनजागृति का कार्य यहां पर अब करेंगे
भरतपुर की राजनीति के जो विषम पितामह थे, भरतपुर का बुड्ढा शेर था। हाँ, भरतपुर का बुड्ढा शेर वो कौन था मित्रों? वो था यहाँ पर अब गोकुल जी वर्मा। कौन थे? गोकुल जी वर्मा, जिन्हें शेर ए भरतपुर भी कहते हैं। अब 1930 में जनजागृति, राजनीतिक जनजागृति करेंगे गोकुल जी वर्मा। कौन करेंगे? गोकुल जी वर्मा। और इन गोकुल जी वर्मा को क्या कहते हैं? शेर ए भरतपुर, शेर ए भरतपुर। इन्हें कहते हैं बुड्ढा शेर। क्या कहते हैं? बुड्ढा शेर कहते हैं। हाँ, भरतपुर की राजनीति का विषम पितामह, भरतपुर की राजनीति का विषम पितामह, भरतपुर की राजनीति का विषम पितामह किसे कहते हैं? गोकुल जी वर्मा को कहते हैं। भरतपुर का बुड्ढा शेर कहते हैं, भरतपुर को शेर ए भरतपुर कहते हैं। भरतपुर की राजनीति का इसे क्या कहते हैं? विषम पितामह कहते हैं। भरतपुर में इसने राजनीति पनपाई थी। और इसी ने मित्रों 1930 में यहाँ पर है भरतपुर में कांग्रेस मंडल का गठन किया। किसका गठन किया? कांग्रेस मंडल का क्या किया इसने? यहाँ पर गठन भी किया था 1930 ईस्वी में। और जो गांधी जी थे, वो गांधी जी है इस गोकुल जी को है भरतपुर वाला कहकर पुकारते थे। गांधी जी जब भी इसे कहते थे तो न तो गोकुल जी कहते, न वो बुड्ढा शेर कहते थे। गांधी जी से कहते थे भरतपुर वाला, भरतपुर वाला कहते थे इसे। हाँ, नाम से क्या करना है जयलाल जी? क्लास के स्टार्टिंग में पूछ लिया, कुछ पूछना है तो ठीक है ना। हाँ, जयलाल जी को बताओ भाई। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों 1930 में जनजागृति है, यहाँ पर पैदा करने का कार्य किसको कहते हैं? यहाँ पर गोकुल जी वर्मा को श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों जो भरतपुर में जो प्रजामंडल की जो स्थापना होती है, भरतपुर में प्रजामंडल की स्थापना है वो 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, रेवाड़ी में। कहां पर हुई थी? रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना मित्रों 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। किसके नेतृत्व में? तो यहां पर देखिए मित्रों किशन लाल जोशी, किशन लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनके प्रयासों से हुई थी। और जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहते हैं। हाँ, जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहते हैं? राजस्थान का नेहरू। क्या कहते हैं? राजस्थान का नेहरू कहते हैं, ध्यान रखना। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। कहां पर हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी मित्रों। किशन लाल जोशी और जुगल किशोर चतुर्वेदी के प्रयासों से हुई थी। आपको ध्यान में रखना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया। किसे बनाया गया? गोपीलाल यादव को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 1939 में है वापस भरतपुर प्रजामंडल को क्या है? राज्य है, यहाँ की जो राज्य सरकार है वो क्या कर देती है? अवैध घोषित कर देती है। 1939 में भरतपुर प्रजामंडल को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया। जब भरतपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया तो यहाँ पर क्या किया गया? वहां पर भी सत्याग्रह किया गया। यहाँ पर भी जो नेता थे यहाँ के उन्होंने गिरफ्तारियां दी थी। और 2 अप्रैल 1939 को, 2 अप्रैल 1939 को है यहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल को मान्यता दिलाने के लिए महिलाओं ने भी यहाँ पर गिरफ्तारियां दी। जैसे महिलाओं का नाम आता है राजेश्वरी देवी, राजेश्वरी देवी, धर्मवती, इन महिलाओं का नाम आता है। इन्होंने क्या दी थी? अपनी गिरफ्तारियां दी थी भरतपुर प्रजामंडल में। हाँ, इसके पश्चात देखिए मित्रों भरतपुर प्रजामंडल की बात की जाए तो इसी भरतपुर प्रजामंडल में यहां पर देखिए 1940-41 में भरतपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन। और भरतपुर प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1945 में। 1945 में इसका क्या हुआ था? दूसरा अधिवेशन। तो भरतपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता जयनारायण व्यास ने की थी। किसने की थी? जयनारायण व्यास ने भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम और द्वितीय अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता किसने की थी? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने क्या की थी? यहां पर इसकी अध्यक्षता की थी।
और स्वतंत्रता के पश्चात है 4 मार्च 1948 को यहाँ पर जो शासक थे ब्रजेंद्र सिंह ने है यहाँ पर है उत्तरदायी शासन की क्या की थी, स्थापना कर दी थी। तो ये आपका भरतपुर का प्रजामंडल आता है। देखिए एक बार 1928 में कृष्ण सिंह के स्थान पर जब लॉर्ड मैकेंजी को प्रशासक बना दिया गया तो यहाँ पर जो है आंदोलन खड़ा किया गया। देश राज के नेतृत्व में प्रजा संघ का गठन हुआ, अध्यक्ष गोपीलाल को बनाया गया और यहाँ पर है इसके पश्चात है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 1930 में जनजागृति फैलाने का श्रेय आता है तो गोकुल जी वर्मा को देते हैं और गोकुल जी वर्मा है मित्रों, उन्हें शेर भरतपुर, बुड्ढा शेर भरतपुर की राजनीति का भीषम पितामह कहते हैं। कांग्रेस मंडल का इन्होंने गठन किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रेवाड़ी में हुई थी, हरियाणा में। किशनलाल जोशी जुगल किशोर चतुर्वेदी के प्रयासों से हुई थी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहते हैं, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष बना वो गोपीलाल यादव को बनाया गया था। 1939 में है राजेश्वरी देवी धर्मवती महिलाओं के नेतृत्व में गिरफ्तारियां दी गई थी। 1940-41 में है प्रथम अधिवेशन और 1945 में दूसरा अधिवेशन भरतपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता है वो जयनारायण व्यास ने की थी, ठीक है मित्रों। ये आपको ध्यान रखना, किसने की थी? जयनारायण व्यास ने इसकी अध्यक्षता की थी। और भरतपुर की राजनीति में एक व्यक्ति का नाम होता है मास्टर आदित्येंद्र, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मास्टर आदित्येंद्र का नाम भी भरतपुर से संबंधित है। भरतपुर प्रजामंडल में उनका योगदान है, काफी रहा था। ब्रजेंद्र सिंह जब शासक बने थे तो ब्रजेंद्र सिंह शासक बनने के पश्चात मास्टर आदित्येंद्र के नेतृत्व में है एक नवीन जो भरतपुर राज्य प्रजा परिषद है उसका गठन हुआ था। 23 दिसंबर 1939 को है। मास्टर आदित्येंद्र है वो जो नवीन भरतपुर राज्य प्रजा परिषद बना था, उसके अध्यक्ष बने थे मास्टर आदित्येंद्र। तो वो भी ध्यान में रखने वाला। तो मास्टर आदित्येंद्र भी इसी से संबंधित है। तो ये भरतपुर प्रजामंडल है मित्रों, लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, चलिए आगे। अब ज्यादा नहीं, 3-4 और पढ़ेंगे छोटे छोटे, उसके बाद में कल ही पढ़ेंगे। 3-4 और पढ़ लेते हैं। एक आता है करौली प्रजामंडल। कौन सा आता है? करौली प्रजामंडल। अब छोटे छोटे 3-4 पढ़ लेते हैं साथ में ही। करौली पढ़ लेते हैं, कोटा पढ़ लेते हैं, किशनगढ़ पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं, सिरोही पढ़ लेते हैं। तो देखिए करौली प्रजामंडल यहाँ पर तो जनजागृति फैलाने का श्रेय है। जनजागृति फैलाने का श्रेय दिया जाता है त्रिलोकचंद माथुर को। किसको देते हैं? त्रिलोकचंद माथुर को। करौली में जो जनजागृति फैलाई थी, हाँ जनजागृति फैलाई थी, वो किसने फैलाई थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। तो करौली में जनजागृति फैलाने का श्रेय त्रिलोकचंद माथुर को दिया जाता है। और त्रिलोकचंद माथुर ने ही 1938 में इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। हाँ, तो करौली प्रजामंडल की स्थापना भी कब होती है? 1938 में। तो देखो मेवाड़ से देख लो आप, बस योगेश जी ज्यादा नहीं है, 5-7 मिनट की बात हो रहा है, 5-7 मिनट की बात हो रहा है। तो मेवाड़ से देख लो, मेवाड़ के बाद हमने जितने पढ़े हैं वो 1938 से आ रहे हैं, ठीक है ना। शाहपुरा देख लो, ये करौली देख लो, इससे पहले जो पढ़े हैं ना हमने, अलवर पढ़े, भरतपुर पढ़े, तो ये सारे कब आ रहे? 1938 आ रही है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो 1938 में इतने ध्यान रखना आपको। करौली में जनजागृति फैलाई थी त्रिलोकचंद माथुर ने, और त्रिलोकचंद माथुर के नेतृत्व में है इसका प्रथम अधिवेशन 1939 में हुआ था। तो अप्रैल 1939 में इसी के नेतृत्व में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो करौली में आपको इतना ध्यान रखना है, 1938 में इसकी स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। अब चलो 1939 में चलते हैं। ये 1938 के पूरे कर लिए हमने। हम क्रम वाइज पढ़ते हैं। 1931 से बढ़ रहे थे, 1931 बाद में 34, 36, अब इस बाद में 38, उसके बाद में अब चलेंगे हम 39। अब 39 में कौन कौन से हुए थे? हाँ, अब 39 में आ रहे हैं ना। हाँ, तो कोटा प्रजामंडल, अब ये 1939 में आ जाएगा। कोटा प्रजामंडल, यहां पर कोटा में जो जनजागृति फैलाई थी वो जनजागृति फैलाई थी नैनूराम शर्मा। किसने फैलाई थी? नैनूराम शर्मा, जिसकी चर्चा हमने की थी पहले। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी इसने, लेकिन हाड़ौती प्रजामंडल का जब दमन हो गया तो हाड़ौती प्रजामंडल के दमन के पश्चात, हाँ
हाड़ौती प्रजामंडल के दमन के पश्चात है कोटा में है जनजागृति फैलाकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? नैनोराम शर्मा ने की। कब की थी? इसकी स्थापना की थी नैनोराम शर्मा ने। कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी 1939 में। कब की थी? 1939 में नैनोराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। और इसी ने कोटा में जनजागृति के लिए 1918 में कोटा प्रजा परिषद की स्थापना कर दी थी पहले। उसके पश्चात यहाँ पर है इसने है कोटा प्रजा परिषद के माध्यम से यहाँ पर जनजागृति फैलाई थी। तो नैनोराम शर्मा है मित्रों, इसको है जनजागृति का श्रेय देता है। 1939 में नैनोराम शर्मा ने इसकी क्या की थी? स्थापना। लेकिन क्या है कि मित्रों 14 अक्टूबर 1941 को 14 अक्टूबर 1941 को नैनोराम शर्मा की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। कोटा में नैनोराम शर्मा की हत्या कर दी जाती है 14 अक्टूबर 1941 को। और कोटा में इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया। काला दिवस 14 अक्टूबर 1941 को है ब्रिटिश सरकार के द्वारा नैनोराम जी की हत्या करवा दी जाती है। तो इसे क्या कहा गया? काला दिवस बनाया गया। काला दिवस मनाया गया था। लेकिन 14 अक्टूबर के बाद में नैनोराम शर्मा की मृत्यु के पश्चात है मित्रों जो अध्यक्ष बनेंगे वो नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? यहाँ पर वो बनेगी अभिन हरी। कौन बनेगे? अभिन हरी। तो कोटा में जो नए अध्यक्ष बने वो नए अध्यक्ष कौन बने थे? अभिन हरी। और अभिन हरी के नेतृत्व में आगे ही कोटा प्रजामंडल आगे बढ़ता है। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले नैनोराम शर्मा थे और नैनोराम शर्मा के बाद में इनकी मृत्यु के पश्चात अभिन हरी बनते हैं। और नैनोराम शर्मा इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की थी? नैनोराम शर्मा ने इसके प्रथम अधिवेशन की क्या थी? अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, और इसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ के जो शासक थे भीम सिंह। शासक कौन थे? भीम सिंह। और भीम सिंह ने यहाँ पर है उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। अब इसी अभिन हरी के नेतृत्व में यहाँ के शासक भीम सिंह ने क्या कर दी थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी। तो कोटा के बाद में एक दो और छोटे छोटे और देख लो। एक किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना मित्रों कब हुई थी? इसकी भी स्थापना 1939 में किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने। किसने की थी? कांतिलाल चौथानी। तो किशनगढ़ में जनजागृति का श्रेय किसे दोगे आप? किशनगढ़ में जनजागृति है कांतिलाल चौथानी ने फैलाई थी। हाँ, कांतिलाल चौथानी ने यहाँ पर जनजागृति फैलाई थी। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल चौथानी ने की। इतना ध्यान रखना है। एक और पढ़ते हैं सिरोही प्रजामंडल। सिरोही में यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था जनजागृति सबसे पहले मोतीलाल तेजावत ने फैलाई थी। हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में। सिरोही की जनता में जो जनजागृति है वो मोतीलाल जी ने फैलाई थी। इसके पश्चात सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है मित्रों, ये स्थापना बंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। बंबई में स्थापना कब हुई थी? 1934 में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में हुई थी 1934 में। किसने की थी? वर्दी शंकर त्रिवेदी। किसने की थी? वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी। और जिसका अध्यक्ष भीम शंकर को बनाया गया था। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भीम शंकर को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में हुई थी 1934 में। वर्दी शंकर त्रिवेदी है, इसने स्थापना की थी। और अध्यक्ष कौन था? भीम शंकर शर्मा। लेकिन ये जो संगठन है ये यहाँ पर जो निष्क्रिय संगठन था एक, और यहाँ पर इसकी नवीन प्रजामंडल का जो पुनर्गठन हुआ था, सिरोही प्रजामंडल का जो पुनर्गठन है ये किसने किया था? गोकुल भाई भट्ट ने। किसने किया था? गोकुल भाई भट्ट ने इसका क्या किया था? नवीन जो प्रजामंडल का गठन किया था 1939 में। किसने किया था? 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने इसका क्या किया था? नवीन जो प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था 1939 में। 1939 में सिरोही प्रजामंडल का पुनर्गठन है गोकुल भाई भट्ट ने किया था 1939 में। और इसी गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में यहाँ पर बाद में उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हैं। यहाँ के शासक स्वरूप सिंह ने स्वतंत्रता के बाद में गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की यहाँ पर क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। तो ये था गोकुल भाई भट्ट। वापस देख लीजिए जल्दी से 1 मिनट में। करौली प्रजामंडल में इतना ध्यान रखना है, त्रिलोक चंद माथुर 1938, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कोटा प्रजामंडल नैनोराम शर्मा 1939, इसके बाद में अभिन हरी नैनोराम जी की मृत्यु के पश्चात। किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी 1939, देखो 38 के बाद में 39 आ जाएगा, 39 और 39।
सिरोही प्रजामंडल की 2 बार स्थापना हुई थी। पहली बार पूछे तो बंबई में हुई थी 1934 में। वर्दी शंकर त्रिवेदी के नेतृत्व में अध्यक्ष बने थे भीम शंकर जी, भीम शंकर शर्मा। ये पुनर्गठन किसने किया था सिरोही प्रजामंडल का? गोकुल भाई भट्ट ने किया था 1939 में, और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। तो धन्यवाद मित्रों, बाकी के जो प्रजामंडल आंदोलन है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।